आज तिहाड़ की जेल के पीछे है। वहां पर बैरक नंबर 3 में उन्हें रखा जाएगा और अब उन्हें फर्श पर सोना भी पड़ेगा। आइए आपको दिखाएं कि किस तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद सुब्रता सहारा के पास बाहर, जेल के बाहर रहने का कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए अंततः उन्हें तिहाड़ की शरण लेनी ही पड़ी। सुब्रत रॉय सहारा जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और जस्टिस जे.एस. केहर की खंडपीठ में पेश हुए। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी उनकी पैरवी के लिए पहुंचे। उन्होंने कोर्ट के सामने दलील दी। माननीय अदालत, निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए सहारा को 2 महीने का वक्त दे। सहारा अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाएंगे। जेठमलानी की दलील का कोर्ट पर कोई असर नहीं हुआ। कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए सुब्रत रॉय को 11 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। आपकी दलीलें पहले भी सुनी गई हैं और आपको कई बार अदालत मोहलत भी दे चुकी है। अब आपको और मोहलत नहीं दी जा सकती। आप अदालत के सामने निवेशकों का पैसा लौटाने का फॉर्मूला पेश करें। जिस दिन आप प्लान बताएंगे उसी दिन सुनवाई होगी। इससे पहले सुब्रत रॉय ने कोर्ट से सशर्त माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं सर्वोच्च अदालत से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और अगर मैं आपके आदेश का पालन न करूं तो आप मुझे दंडित कीजिए। लाखों कर्मचारी सहारा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मेरी आपसे विनती है कि हम सभी को बचा लीजिए। कोर्ट ने उनके माफीनामे को स्वीकार कर लिया। साथ ही उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि अगर आप इन बातों को लेकर गंभीर होते तो ये नौबत नहीं आती। सुब्रत रॉय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और बड़े ही नाटकीय अंदाज में अपने 37 साल के ईमानदार करियर की दुहाई देते हुए ने कोर्ट को आश्वासन देने की कोशिश की कि वो इन्वेस्टर्स के एक एक पैसे चुका देंगे। लेकिन कोर्ट सुब्रत रॉय के इन दलीलों से शायद थक चुका था। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि आप सबसे पहले कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल पेश करें और तब तक आपके ऊपर वो कस्टडी बना रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुआ था। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ अनीता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। इसके साथ साथ सुब्रता सहारा पर जैसे ही वो कोर्ट के परिसर से बाहर निकल रहे थे, उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई। अपने आप में अजूबी सी बात दिखाई दी कि आखिरकार ये कैसे हुआ, लेकिन ये भी वस्तुस्थिति होती हुई दिखाई दी। इस पर भी हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन आइए इस पर चर्चा करते हैं। आशीष सरकार अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं और उंगलेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और कुछ देर में वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट में गीता लूथरा भी हमारे साथ जुड़ेंगी। अगर इस पूरे मामले को देखा जाए आशीष जी, तो आप इसे कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है ये एक चिट फंड का पूरा मामला था, जिसे अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसे पॉन्जी स्कीम्स भी कहा जाता है। किस तरीके से सुब्रत राय सहारा यहां फंसते हुए दिखाई दी और आम आदमी का निवेश क्या वाकई में बहुत असुरक्षित है? 24,000 करोड़ कोई मामूली रकम तो होती नहीं है। देखिए, 24,000 करोड़ रुपया 2 कंपनियां सहारा इंफ्रा और सहारा हाउसिंग के नाम से इकट्ठी गई जी, और इसमें स्वयं प्रबंधक ये कह रहे हैं कि ये रिक्शे वालों के, रेहड़ी पटरी लगाने वालों के पैसा है जी। अब प्रश्न ये उठता है कि इस देश के अंदर सेबी नाम की एक संस्था है जिसकी कुछ गाइडलाइन है, रिजर्व बैंक नाम की एक संस्था है जो बैंकिंग को रेगुलेट करती है जी। उसकी सीधी सीधी गाइडलाइन है कि कोई भी निवेशक या पैरा बैंकिंग या एनबीएफसी चलाने वाला कोई भी संगठन है, उसके जमाकर्ता और उसके ग्राहक अपने केवाईसी नो योर कस्टमर की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे जी, जिसको पूरी तरह से नकार दिया गया। इसका अर्थ यह है कि ये सारा का सारा पैसा अगर केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है तो वो अनअकाउंटेड है, इलीगल है, काला पैसा है। अब मान लीजिए ये पैसा सफेद है और गरीब और आम इंसान का है, तो मैं प्रश्न करता हूं, सेबी के निर्णय आने के बाद भी जी सहारा ग्रुप और सहारा की ये दोनों कंपनियों ने पैसा वापस करने में इतनी देर क्यों की गई? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। सरकार साहब, यहीं पर अगर हम सहारा ग्रुप की जो बातें हैं या फिर जो बड़े बड़े ऐड वो छाप रहे हैं अखबारों में, उससे स्पष्ट होता है कि वो पैसा वापस करना चाहते हैं, लेकिन लोग पैसा वापस ले नहीं रहे। उन्होंने 5,000 करोड़ के आसपास सेबी के पास प्रस्ताव रखा कि आप इस पैसे को वितरण कर दीजिए, जो दावेदार हैं वो आकर पैसे ले लें, लेकिन कोई व्यक्ति पैसा लेने को तैयार नहीं है। यहां पर यही बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई पैसा लेने को तैयार नहीं है, ये देने को तैयार है। कोर्ट में इन्होंने बैंक गारंटी रखने की बात कही और कोर्ट ने इन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। तो बात कहां है? क्योंकि हम जैसे आम आदमी को
दरअसल ये बात समझ में आती नहीं कि यहाँ घपला क्या है। अगर एक उनकी सूची देखें आप जी, तो आपको दर्जनों नहीं सैकड़ों मथुरा मिल जाएंगे। हरिद्वार नाम के सैकड़ों नाम हैं जिसकी आपत्ति सुप्रीम कोर्ट में भी उठाई गई और इन्होंने कुछ लोगों को के केवाईसी प्रस्तुत कर दिए कि मथुरा और हरिद्वार नाम के लोग हैं जी। लेकिन सच्चाई बहुत ही दूर है। डिपॉजिटर्स की अगर लोकेशन डिपॉजिट करने वाली आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता सकती है जी, तो उसका जिम्मेवार आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन को ही ठहराया जाएगा। जी। जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आपने जारी किए हैं वो बिना पते के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जारी करने का अर्थ ये है कि वो लीगली वैध नहीं है। आशीष जी, इसमें जो आप बातें कर रहे हैं उससे एक बात स्पष्ट होती दिखाई दे रही है कि ये जो पूरा का पूरा पैसा अगर देखा जाए तो ये अनअकाउंटेड मनी है। इसे आप एक तरह से तथाकथित तौर पर ब्लैक मनी कह सकते हैं। जी हाँ। क्या वाकई में यही स्थिति है? और अगर ऐसी है तो अभी तक सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी थी? देखिए, परिस्थिति जन्य स्थिति में तो यही प्रतीत होता है कि ये पैसा साफ नहीं है जी, सफेद नहीं है जी, अकाउंटेबल नहीं है और अनअकाउंटेड पैसा को काला पैसा ही माना जाएगा जी। ऐसी परिस्थिति में स्वयं इनकम टैक्स को आगे आना चाहिए। और आश्चर्य की बात है कि लगभग 3 दशक के अंदर कोई व्यक्ति 2000 से 150 1.5 लाख करोड़ के हजार आसपास। करोड़ का जी, बिल्कुल। संपत्ति अर्जित कर ले, ये कोई स्वाभाविक चीज नहीं है। तो पूरे के पूरे जो बैलेंस शीट है इस कंपनी की, पूरे 3 दशक की बैलेंस शीट को दोबारा मैं आपको यहाँ पर बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये बात जो स्वाभाविक बात है उर्मिलेश जी, हम लोग ये लगातार देखते आए हैं, जब किसी का सूर्योदय होता रहता है तो वहां पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। ऐसा तो है नहीं कि सहारा परिवार जैसे जैसे बड़ा होता गया लोगों ने उसे देखा नहीं। एयरलाइंस से लेकर होटल से लेकर कोई शायद ऐसा कारोबार नहीं है जहां आज सहारा का वर्चस्व नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम, जमीन, एयरलाइंस, जहां आप देखिए, यहां तक कि पत्रकारिता, और इसके बावजूद मीडिया अगर देखा जाए तो मीडिया के हर क्षेत्र में वो है, चाहे ब्रॉडकास्ट है, अखबार है, हर कुछ है, लेकिन किसी ने कोई कभी आपत्ति उठाई नहीं। जैसे ही ये मामला सामने आया अब हर तरह से कहा जा रहा है कि नहीं हो सकता है, ये बात सोचने वाली है। तो ये क्या, ये मानसिकता कहां है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत सारी इस तरह की चीजों को सक्सेस स्टोरी बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि भाई इतना सारा कुछ डेवलपमेंट था, जिस तरह से ये हो रहा था जी, उसको अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कोई समस्या है। और ये समस्या अगर आइडेंटिफाई नहीं की गई है डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, तो देखिए कहीं न कहीं अजय हमारे देश में इन चीजों को लेकर ट्रांसपेरेंसी का अभाव रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ गड़बड़ है वहां सुब्रत राय सहारा के कारोबार में, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ है तो वो आइडेंटिफाई पहले भी होना चाहिए था। और अभी जो उनके साथ जो हो रहा है, मैं आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन हमारा ये कहना है कि उनको अगर सुप्रीम कोर्ट का मामला देखा जाए, जो अभी ताजा समस्या पैदा हुई है, नहीं, हम वो दिखाना भी चाहते हैं, आदर के साथ सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जाना चाहिए था। मुझे लगता है उनको बहुत मिसगाइड किया उनके सलाहकारों ने, और इतने बड़े लोगों के सलाहकार बहुत बड़े होते हैं, बहुत पैसी मोटी फीस लेते हैं। वो कैसे सलाहकार हैं जो इतने बड़े आदमी को, जो बड़ा आदमी अंडर कोर्ट में कह रहा हूं कि इतनी लगातार गलत सलाह दे रहे थे? और क्या ये एरोगेंस एक क्रोनिक कैपिटलिज्म का एरोगेंस है जिससे लगता है कि आपको सब प्रोटेक्ट कर लेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी इतनी ताकत है? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं पूरे मामले में देखा जाए तो हर कोई एक दूसरे को छलता और ठगता हुआ यहां दिखाई दे रहा था। आइए हम आपको दिखाएं कि सुप्रीम कोर्ट में दरअसल किस तरह की टिप्पणियां सामने आई और सहारा परिवार की तरफ से अपनी ओर से क्या स्पष्टीकरण दिया गया। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कोर्ट ने दरअसल इस पूरे मामले पर अपनी क्या क्या बातें सामने रखी थी। उसके साथ साथ काफी चीजें स्पष्ट होती भी दिखाई देंगी। जैसा कि अभी आशीष जी ने कहा, सबसे बड़ा मसला तो ये था कि ये पैसे कहां से जमा हुए, कैसे इकट्ठा हुए, इसी को लेकर पूरा मामला था। सेबी ने अपने गाइडलाइंस के तहत इस पूरे मामले को सामने रखा था। कोर्ट ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है और साफ तौर पर कहा गया कि कोई ठोस प्रस्ताव सहारा ग्रुप की तरफ से नहीं है। सहारा ग्रुप ने कहा था कि वो 21,000 करोड़ की बैंक गारंटी देने को तैयार है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यहां कोई भी बैंक गारंटी नहीं दी गई है और ऐसे में आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही पड़ेगा। सहारा ग्रुप की तरफ से जो बातें सामने रखी गई हैं, उन्होंने कहा कि वो अपने किए पर माफी मांगते हैं, न्यायालय को विश्वास दिलाते हैं कि वो न्यायालय के तमाम आदेशों का पालन करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो सारे पैसे लौटाने के लिए तैयार हैं
और पैसे लौटाने के लिए उन्हें मोहलत की दरकार है। जाहिर सी बात है, कोर्ट ने सहारा ग्रुप के इन तमाम दलीलों को फिलहाल अपने तरफ नहीं माना है। उनका कहना है कि जब तक कि कोई ठोस प्रस्ताव कोर्ट के सामने नहीं रखा जाता कि सहारा ग्रुप किस तरीके से तमाम निवेशकों के पैसे को वापस लौटाने की तैयारी कर सकता है और उसके पास इतना पैसा है भी या नहीं, तब तक इस पूरे मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती और सुब्रत राय सहारा को इस पूरे मामले की जांच तक के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा। वरिष्ठ वकील गीता लुथरा जी भी इस वक्त हमसे जुड़ चुकी हैं। गीता जी, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो क्या इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने आम आदमी के भलाई के लिए इस पूरे कदम को उठाया है जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है? क्या आपको लगता है कि सुब्रत राय सहारा की जो इंटेंशन है उस पर अभी भी सवालिया निशान खड़ा है? हाँ, बिल्कुल सवाल खड़ा है और ये इसलिए है क्योंकि पहले सेबी ने ये कहा कि 21,000 करोड़ वापस करने चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में ये कहा कि उनको 17,000 करोड़ 15% इंटरेस्ट के साथ सारे इन्वेस्टर्स को वापस लौटाना चाहिए और कोर्ट ने बार बार अपने इस आदेश को दोहराया। इस आदेश को दोहराने के बावजूद सहारा ग्रुप ने उसके बारे में कुछ नहीं किया। अगस्त में ये बात दोहराई गई, अक्टूबर में मेरे ख्याल दोहराई गई, दिसंबर में 2012 में दोहराई गई। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि हमारी जो सबसे बड़ी हमारी कोर्ट है उसकी भी बात को नजरअंदाज कर दिया गया सहारा ग्रुप ने और मुझे लगता है इसीलिए ये नतीजा जो आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जी गीता जी, इसमें एक और सुप्रीम कोर्ट जी इसमें एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा होता है कि क्या कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के तमाम फरमानों को इस तरीके से दरकिनार कर सकता है? देखिए, ये बात हर किसी के जहन में है कि आखिरकार ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो सुब्रत राय सहारा को एक तरह से सहारा देती हुई दिखाई दे रही हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा रह पाए इतने दिनों तक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तभी इतना सख्त ऑर्डर दिया है क्योंकि उनको ये लगा है कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं उनका उल्लंघन हुआ है और कोई ठोस सजेशन या ठोस एक सॉल्यूशन इन्होंने नहीं दी है। ये कह के कि हम लोगों का पैसा रिटर्न करेंगे, ये बात, और उन्होंने बार बार ये दोहराया कि सेबी और सैट हमारी बात को मान नहीं रही है, हम 5,000 और करोड़ जमा कर रहे हैं, फिर भी कोर्ट उसको सेबी मंजूर नहीं कर रही। पर कोर्ट को दिखा कि कोर्ट ने इतनी अपॉर्चुनिटीज दी, क्यों नहीं वो ठोस अमाउंट कोर्ट के आगे पेश किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, तो अब आशीष जी को मैं, गीता जी मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। आशीष जी, ये जो 5,000 करोड़ जमा करने की बात बार बार कही गई, अगर आप सहारा के तमाम वक्तव्यों को देखें तो कहा जाता है कि सेबी के पास हमने कम से कम एक मार्जिन मनी जमा किया था, लोग वहां आए, अपना सेबी उन पैसों को वापस दे। लेकिन सवाल यहां ये उठ खड़ा होता है कि जब वहां पर आपके पास केवाईसी नॉर्म्स ही फुलफिल नहीं हुए, किन लोगों ने आपके पास निवेश किया, इसकी सूची आपके पास भी नहीं और सेबी के पास भी नहीं है, तो ऐसे आधार पर आप कार्रवाई करेंगे तो कैसे? और यहां पर एक दूसरा सवाल भी है, क्या सेबी को इस बारे में जानकारी पहले से नहीं थी? एनबीएफसी के गवर्नेंस पर आरबीआई ने बहुत पहले ही अपने कानून को साफ कर दिया था, तो इतने दिनों तक सेबी क्यों चुपचाप बैठा रहा? क्या इसके लिए सेबी खुद भी दोषी नहीं है? न केवल सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सबसे बड़ी बात है कि डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन यानी इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, इन लोगों ने भी चुप्पी साधी और इन्होंने भी अपनी कार्यवाही पूरी तरह से नहीं की है। और ये केवल सहारा ग्रुप के मामले में नहीं है, भारत में इस प्रकार के बहुत सारे ग्रुप हैं और बहुत सारी संस्थाएं। बंगाल का अभी कांड हुआ है जिसमें राजनीति के शीर्ष पर लोग बैठे हुए उसके दायरे में आए हैं जी। और अगर जो गाइडलाइंस रिजर्व बैंक या सेबी जारी करती है उसको अगर अक्षरशः पालन किया जाए तो इस देश के अंदर कोई कारण नहीं है कि काला पैसा सफेद और सफेद पैसा काला किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जो हमारी नियामक एजेंसियां हैं, वो स्वयं अपने ही दिए हुए गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही हैं, जिसका फायदा उठाकर आम निवेशक को, और यही परिणाम ये है कि आज हम कहते हैं कि इस देश के अंदर एफआईज नहीं